सब कह रहे हैं सर आनुवांशिकता और जैव विकास वाला चैप्टर खत्म कर दो, चैप्टर खत्म कर दो सर, जल्दी पढ़ा दो। अभी क्या करें, चैप्टर ही लंबा है, टाइम तो लगता ही है ना। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसकी ये जो मैं स्लाइड पूरी बनाया हूँ ये मैं आपको फ्री ही प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस चैप्टर के नोट्स भी एप्लीकेशन पे, तो ये वाली स्लाइड जो है लेक्चर के बाद आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और साथ ही साथ में एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको कि टेलीग्राम चैनल पर क्या होता है कि जैसे मान लो आज हमने डाली, फिर और 10 दिन और पोस्ट आई, मान लो ये वीडियो किसी ने 5 दिन बाद देखा, तो 5 दिन बाद जब चैनल पर ढूंढने जाएगा तो वहाँ तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, परेशान होना पड़ेगा। लेकिन एप्लीकेशन पर ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, तो वहाँ से अगर आप जाके डाउनलोड कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से आपका काम हो जाएगा। खैर उसके बाद में अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो बेल वाली जो घंटी दिखती है उसको अगर नहीं दबाया है तो उसको प्लीज़ दबा दो, ताकि अगला जो भी वीडियो आए नया से नया पहले आपके पास में पहुंचे। तो आ जाओ शुरू करते हैं अपन। अब तक अपन चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं, जो भी पढ़ चुके हैं, क्या अब तक हमने जो भी पढ़ा है आपको कितना समझ में आया है, ये है क्वेश्चन। कुछ समझ में आया? क्योंकि ये है बात, ये एक चैप्टर ऐसा है पढ़ लेते हैं फिर लगता है क्या हुआ, पढ़ लिया क्या। बहुत सारे पेजेस जो आज हम पढ़ने वाले लगेगा कि कुछ सेंस नहीं बन रहा है उसका, पढ़ तो लिया लेकिन मतलब नहीं निकल रहा है उसका। देखो देखते हैं क्या है। अब तक हमने 2 बिंदुओं पर चर्चा की है। पहला बिंदु क्या है, हमारे पास में मेंडल के प्रयोग है और दूसरा है चार्ल्स डार्विन का विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि किसने संभाली थी, चार्ल्स डार्विन ने बनाई थी, संभाली तो क्या थी, और साथ ही साथ में मेंडल के प्रयोग। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब तक हम इनको पढ़ चुके हैं, ये समझ के ही अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं कि इन सिद्धांतों के आधार पर हम अपने चारों तरफ जितने भी जीव, जानवर, जंतु, पादप, पेड़ हमें सब कुछ मिल रहे हैं ना, उनके बीच में क्या स्थापित कर सकते हैं, विकासीय संबंध, कि किसका विकास कैसे हुआ और किसका रिश्ता किससे है। और भी काफी सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं कि क्या सारे इंसान अलग अलग हैं, गोरे अलग हैं, है ना, अफ्रीका के जो लोग हैं जो कलर में थोड़े काले रंग के हैं क्या वो अलग हैं, क्या इंडिया के लोग अलग हैं जो भूरे रंग के से दिखते हैं। इन सवालों के भी जवाब हम यहाँ पर दे सकते हैं। अभी देखेंगे कैसे। देखो उसका क्या कह रहे हैं आगे हम, कि कैसे हम लोग अलग अलग समूहों, हम जो है अलग अलग जीवों को अलग अलग समूहों में स्थापित करेंगे। क्यों करेंगे, इसका आंसर एक तो ये है कि हम 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि इससे क्या हमें उनके अध्ययन में आसानी होती है, अध्ययन उनका आसानी से कर सकते हैं। एक जैसे जानवरों को सारों को एक ग्रुप में रख दो तो एक की स्टडी कर लो तो सबकी हो जाती है। अब वो कैसे कर रहे हैं, अलग अलग अभिलक्षणों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न जीवों के मध्य समानताओं को देखते हुए हम जीवों को एक समूह में रख सकते हैं, फिर सरलता से उनका अध्ययन कर सकते हैं अलग अलग अभिलक्षणों के आधार पर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये अभिलक्षण क्या चीज है भाई, अभिलक्षण क्या है। बहुत सिंपल है, टेंशन लेना नहीं। क्या है, बाह्य आकृति तथा व्यवहार। बाह्य आकृति तथा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। बोले तो इंसानों की आकृति दिखने में 2 हाथ 2 पैर वाली है, 2 आंख वाली है, 2 कान वाली है और उनके शरीर पर प्रायः कम बाल पाए जाते हैं। तो ये बाह्य आकृति का क्या हो गया, विवरण हो गया। बोले उनका कोई कार्य, यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार, कोई स्पेशल काम। बोले इंसान 2 पैरों पर चलता है तो ये इंसान का एक क्या हो गया, अभिलक्षण हो गया। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय घास खाती, ये उसका एक अभिलक्षण हो गया। तो ऐसे उदाहरण है हमारे पास में और भी अभिलक्षणों के कि हमारे 4 पाद है। 4 पाद का मतलब यहाँ पे 4 पैर नहीं है, लिम्ब्स बोल रहे हैं, इन दोनों को भी ऐसे काउंट कर रहे हैं पाद में और 2 पैरों को भी काउंट कर रहे हैं। तो 4 पाद हैं इंसान के। यहाँ पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मेंढक जो है वो उछल उछल करके चलता है, यहाँ जो शेर है वो एक मांसाहारी जानवर है। तो ये क्या हो गया, एक समूह हो गई। यहाँ जैसे हम बोलें कि जो इंसान है वो बच्चों को सीधे जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ओविपेरस विविपेरस जो हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी में। तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए अभिलक्षण। तो अलग अलग अभिलक्षणों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं जीवों के। समझ में आई आपको ये वाली बात? देखो इसको और अच्छे से अगर आप समझना चाहो, बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 स्पीशीज के बीच में जितना ज्यादा अधिक अभिलक्षण समान होंगे ना, तो उनका जो संबंध है वो भी उतना ही निकट होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। इसका उदाहरण देखो बुक में अपने को क्या दे रखा है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना यहाँ पर,
कि मान लो भाई बहन है, ये भाई है और यहाँ बहन है। अब ये दोनों एक ही मम्मी पापा से पैदा हुए हैं, तो इनके जो क्या हैं अभिलक्षण हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते होंगे। हो सकता है कि दोनों के चेहरे में बहुत ज़्यादा समानता है, कान की बाली में बहुत ज़्यादा समानता है, या और चीज़ों में समानता है। अब क्या होगा कि मान लो इनके पिताजी के कजिन हैं भाई बहन, या इनके माताजी के कजिन हैं, और सेम यहां पर। तो अब ये जो हैं कजिन, इनके भी कुछ बच्चे होंगे ना, होता ना चाचा ताऊ का, मौसा मौसी का, फूफा फूफी का जो बच्चे होते हैं, तो इधर भी बच्चे होंगे। मैं सिंपल में ऐसे निशान बना देता हूं लड़के के लिए और लड़की के लिए, और सेम यहां पर भी होंगे। तो अब देखा जाए तो इनका रिश्ता जो है, इनका इनसे है, इनका भी इनसे है, लेकिन जो समानता है वो कम होगी। फिर अगर हम देखें तो इन बच्चों के मम्मी पापा के भी मम्मी पापा हैं, बोले तो नाना नानी और दादा दादी। और फिर देखें अगर अपन तो दादा दादी के अलावा उनके भी तो भाई बहन हैं, ठीक है, इनके भी भाई बहन हैं, और फिर उनके भी सेम वो कहते हैं ना अपना फैमिली ट्री, और सेम इधर नाना नानी। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं उस फैमिली ट्री में, और इनके यहाँ भाई बहनों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को देख रहे हैं, तो क्या होगा कि इनमें जिनसे अपन ने शुरू किया है, अपने जो पिक्चर के हीरो हैं, इनसे ज्यादा विभिन्नताएं हमें देखने को मिलेंगी जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे उस परिवार में। और इससे क्या बात साबित हो रही है कि जिसमें सिमिलैरिटी ज्यादा है, जिनके अभिलक्षण जितने ज्यादा समान हैं, वो उनमें क्या होगा, उनका जो संबंध है वो निकट होगा। मतलब होगा क्या कि उनके मम्मी पापा पास वाले ही थे, मतलब इनके जस्ट पीछे वाले जो है ना सेम पूर्वज थे। ये है कहने का मतलब। अभी भी ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि सर ये तो सबको ही पता है, इसमें कौन सी खास बात है। तो देखो मैं इसको आपको और अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाता हूँ। तो अब ये अगली स्लाइड में देखो, ये मैंने बहुत इंटरेस्टिंग है, 11वीं के बच्चों को जब मैं कुछ एक साल पहले पढ़ा रहा था बायोलॉजी, हालांकि अभी मत बोलना, तो ये बनाया था उस वक्त, ठीक है। तो उधर ये अपने को दिखा रखा है, 11th में आप पढ़ोगे वर्गिकी संवर्ग या कुछ एक जीव जगत करके हमारे पास में लेक्चर है, उसमें क्या पढ़ोगे आप कि नीचे से शुरू करते हैं, जाति होती है, फिर वंश होता है, फिर कुल होता है, फिर गण होता है, वर्ग होता है, संघ होता है, जगत होता है। या इंग्लिश में भी सब कुछ आपके पास में लिखा हुआ है। तो स्पीशीज है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास में एक कुत्ता है और एक भेड़िया है, दोनों अलग अलग जाति हैं। दोनों अलग अलग जाति क्यों हैं? क्योंकि दोनों आपस में मिलकर के बच्चा पैदा नहीं कर सकते, और अगर मान लो कर भी दें एक बार के लिए, तो वो बच्चा जो है जननक्षम नहीं है, वो बच्चा आगे जाकर बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग जाति हैं, पहली बात। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि ये दिखने में यार बहुत सेम है, बहुत ज्यादा समानता है इनमें। तो हो सकता है ना कि इनके जो पूर्वज हैं वो सिमिलर रहे हों। तो ये जिस वंश से आते हैं, जिस जीनस से आते हैं, वो क्या है? कैनिस। इनके पूर्वज सेम थे। फिर अगर हम कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी और बिल्ली को देखें, तो लोमड़ी वल्पस है या वुल्पनी जो है जीनस से आती है, ठीक है, और बिल्ली को हम कैटस कह रहे हैं जो कि फेलिस से आ रही है। तो अगर हम यहां देखें तो लोमड़ी जो है, वल्पस जो है, किससे? कैनिडे कुल से जन्म ले रही है। मतलब कुत्ते के दादा वादा वाली जो सीरीज थी ना, बहुत पुरानी, और लोमड़ी के दादा 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 परदादा वाली जो सीरीज थी, वो सेम ही थे। उसी से कुछ एक में प्राकृतिक वर्ण हुआ तो वो कुत्ते बन गए, कुछ एक में प्राकृतिक वर्ण हुआ तो वो लोमड़ी बन गए, कुछ एक में कुछ हुआ तो वो भेड़िए बन गए। सेम अगर हम बिल्ली को भी यहाँ पर जोड़ें तो और ऊपर जब हम जाते हैं ऑर्डर में, गण में, तो हमें देखने को मिलता है कार्निवोरा में बिल्ली भी आ जाती है। तो हो सकता है करोड़ों अरबों सालों पहले आज से इनके जो हैं पूर्वज समान रहे हों। फिर आगे जब देख रहे हैं तो समानताओं के आधार पर हम इस तरह से चीजों को जो है इकट्ठा करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, मनुष्य जो कि क्या है? सेपियंस हमारी जाति है और होमो हमारा जीनस है। फिर हम किस जीनस में आ रहे हैं, किस गण में आ रहे हैं, किस किस में आ रहे हैं, वो सारी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। खैर यहाँ पे वो बंदर वंदर वाला भी है, आगे आएगा तो अभी मैं बता ही दूंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब हमने देखा कि अच्छा विकासीय संबंध हमें मिल रहे हैं कि पिछला वाला है तो फिर उससे विकास होकर के ये अलग हो गया होगा, ये अलग हो गया होगा। जैसा कि मैंने आपको कुत्तों का एग्जाम्पल दिया था कि कुछ एक कुत्तों को पाला, या जो भेड़िए ऐसे खूंखार जानवर थे
वो इंसानों के साथ रहने लग गए और करके तू ले करके जब उनको हमने रोटी खिलाना चालू कर दी, गेहूं खिलाना, ब्रेड खिलाना चालू कर दिया, तो वो पालतू बन गए। और कुछ तो खतरनाक खूंखार हो गए, उनको ऐसे इंसान दोस्त मिले नहीं, तो वो शिकार कर करके खा रहे थे, तो वो लोमड़ी और वो भेड़िए बन गए वहां पर। ये है बात। तो अब बात यह है कि विकासी संबंध कैसे देखते हैं हम लोग। अभी हमने खाली देखने के आधार पर कुत्ता और लोमड़ी सेम है, लेकिन फिर भी एक साइंटिफिक आधार होना चाहिए ना कुछ। तो साइंटिफिक आधार क्या है कि अंगों की संरचना के आधार पर एक तो हम तय करते हैं। तो दो तरह के अंग हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे लो। अभी तक हमने जो थोड़ी बातें पढ़ी वो सीधे एग्जाम में नहीं आती, लेकिन ये चीज एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी कि समजात अंग क्या होते हैं, या इंग्लिश बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो देखो नाम नहीं छुपा हुआ है, समजात क्या मतलब है इसका, कि वो अंग जो उत्पत्ति में और संरचना में समान होते हैं। क्या है, उत्पत्ति में और संरचना में, शेप वेप में सेम है, लेकिन उनका काम अलग अलग है। जात सेम है, जाति जो है सेम है, एक तरह से उत्पत्ति सेम तरह से हुई है, लेकिन कार्य अलग अलग है। तो उदाहरण के तौर पर क्या हो गया, देखो जैसे पक्षी के पंख हो गए, मानव के हाथ हो गए। यहां समझना, ये एक इंसान के हाथ की हड्डी है, ये एक मानव ये वाली पक्षी की है और ये वाली मानव की है। तो यहां आप देख रहे हो सिमिलैरिटी है, ऊपर वाली हड्डी, ये दोनों, फिर आगे का भी थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो समानता तो है उद्भव में, जाति में, दिखने में सेम है। हो सकता है पुराने टाइम में सिमिलर तरह से आगे विकास हुआ हो, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। इंसान का हाथ ऐसे चाय कॉफी पीने में, लिखने में ऐसे करके टुड़क टुड़क करके, और ऐसे बंगड़ा पाले तुड़क तुड़क तुम तारा करने में और गिटार बजाने में काम में आते हैं, लेकिन पक्षी उन्हीं से उड़ते हैं। मतलब मेंढक तथा छिपकली के अग्रभाग देख लो, मेंढक पॉप पॉप करके उछल करके चलता है, और जो छिपकली है वो टिचुक टिचुक करके दीवार पे चिपक करके आगे चलती है। तो यहाँ देख लो, ये दोनों दिखने में थोड़े सिमिलर हैं, लेकिन काम अलग है। तो ये ऐसे अंग कौन से हो गए हमारे पास में, ये कौन से अंग हो गए, बोलो, ये हो गए होमोलोगस ऑर्गन। कहने का मतलब क्या है कि भले ही ऐसा हो सकता है कि बाहर से दिखने में कुछ एक अलग अलग जीवों के अंगों का काम कुछ और है, लेकिन फिर भी उनके पूर्वज जो है वो निकट संबंधी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो इस बात को, क्योंकि संरचना सेम है ना। फिर वैसे ही लिखा है मेंढक के अग्रपात तथा पक्षी के पंख। तो मेंढक को आप पक्षी से भी कंपेयर कर सकते हो, ये वाला थोड़ा बहुत। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स कैसे हैं, होमोलोगस ऑर्गन के उदाहरण हैं। फिर इसके बाद में दूसरा है हमारे पास में समरूप अंग। एक तो देखा अभी हमने समजात, लेकिन अब कैसा देख रहे हैं, समरूप। तो रूप में सेम है, या इनको इंग्लिश में बोल रहे हैं एनालॉगस। तो रूप में तो सेम है, लेकिन काम अलग अलग है। अच्छा, उदाहरण क्या है हमारे पास में, कीट के पंख तथा पक्षी के पंख। तो कीड़ा है कोई, मान लो तितली वगैरह है, अब वो उसका पंख भी उड़ने के काम में आ रहा है, और कबूतर है उसका पंख भी उड़ने के काम में आ रहा है, लेकिन दोनों की संरचना बिल्कुल अलग है। सही है, छोटे पंख अलग तरह, मक्खी का पंख एकदम अलग ही है, लेकिन आप वो कबूतर का, कौवे का और चमगादड़ का या किसी और का पंख देखो, बिल्कुल अलग है, लेकिन काम दोनों का सेम है। तो इसका मतलब काम अगर सेम है तो ये मतलब नहीं कि उनका जो निकट पूर्वज है वो संबंधी होंगे, वो सिमिलर में रख दोगे आप उसको कैटेगरी में, नहीं। ये है साइंस। तो यहां देखो, जैसे चमगादड़ का पंख दिखा रखा है, पक्षी का दिखा रखा है, किसी और का, कबूतर का। तो देखो काम दोनों का उड़ना है, लेकिन संरचना देखो आप कितनी अलग दे रखी है। ये बात अपन यहां पर कहना चाह रहे हैं। तो ये दोनों अंग आपको याद रखने हैं, और ये एग्जाम में आपसे पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। फिर क्या है हमारे पास में जीवाश्म। जीवाश्म कैसे पढ़ रहे हैं अपन, क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान समझना यहाँ पे, कि केवल वो जीव जो जिंदा हैं अभी, जिनको हम देख सकते हैं, भले वो बहुत कम है, शेर को या तेंदुए को या ऐसे जानवरों को हम लोग चिड़ियाघर में देखने जाते हैं, या कभी वो फॉरेस्ट सफारी करने जाते हैं तो वहां देखते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो जिंदा हैं, जिनके बीच में हम तुलना कर रहे हैं। अच्छा, इनका होमोलोगस ऑर्गन, इनका हेटेरोलोगस, या जो भी है हमारे पास में दूसरा वाला लोगस, समजात समरूप अंग है। लेकिन ऐसे भी तो जीव थे ना जो है ही नहीं अब। जैसे डायनासोर अपने को दिखाते हैं उसमें, वो जुरासिक वर्ल्ड वाली पिक्चर में दिखाते हैं, तो वो मन से थोड़ी दिखा रहे हैं, वो उड़ने वाला डायनासोर जैसा भी दिखाते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स शायद नाम होता है, या जो भी नाम होता है उनके, दिखाते हैं। बहुत सारे पानी के ऐसे दिखाते हैं जो हुआ करते थे, अब नहीं है। तो उनका फिर कैसे पता करें? तो जीवाश्म की हेल्प से हम उनसे भी तुलना कर पाते हैं कि जो जीव हुआ करते थे और जो हैं उनमें कोई संबंध है क्या, विकासीय संबंध है क्या, किससे बना है इंसान, पता कर सकते हैं क्या। ये बात अपन कह रहे हैं।
तो जीवात्म की सहायता से यही पहली लाइन में लिखा हुआ है कि वरन उन स्पीशीज पर भी की जा सकती है जो अब जीवित नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीवाश्म है क्या। तो पृथ्वी पर कोई समय था और बहुत सारे जीव जिंदा थे, लेकिन वो किसी कारणवश मर गए और हुआ क्या कि प्राचीन सजीवों के जो परिरक्षित अवशेष है, मतलब उनके कुछ एक अवशेष थे जो चट्टानों में छोड़ी गई छापों पर, मतलब ऐसे चट्टान में वो मरे ना जब दबे, तो वो चट्टान में उनकी छाप छूट गई और हमें एक आइडिया मिल गया कि इस तरह का जीव भी हुआ करता था। और जो पृथ्वी की सतहों पर चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, तो उनसे हमें आइडिया लग जाता है और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। और जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलता है कि किस तरह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, धीरे 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 करके इवोल्यूशन हुआ है और इंसान किस तरह से बना होगा। अभी जैसे बताएंगे, आगे की लिखा हुआ है यहाँ पे निष्कर्ष जब मैं आपको बताऊंगा तो कि क्या इंसान के जो पूर्वज हैं वो बंदर थे या चिंपैंजी जैसे कह रहे हैं ना हम लोग, तो क्या थे, क्या वो थे क्या। फिर लोग सवाल भी पूछते हैं वो सर ऐसे क्या, फिर वो अगर थे तो फिर इंसान या जो चिंपैंजी अभी जिंदा है वो इंसान क्यों नहीं बन गए, ये सवाल है ना। अभी इसका आंसर मिलेगा आपको, ध्यान दो। यहाँ पे ये है टीरेक्स, ये डायनासोर है अपना खतरनाक भाई, एकदम अपना खतरनाक लग रहा है। यहाँ पे इसको रखा हुआ है कहीं म्यूजियम वगैरह में। इन्हीं को देख करके जो है हम लोगों ने ये जुरासिक वर्ल्ड और ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाई है। ये कुछ और उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखो, एक पत्थर पे ये निशान मिला है ना, ये किसी जीव का है, वो हमारी किताब में भी दे रखा है, अभी आप देखोगे तो दिख जाएगा। और ये किसी जानवर का पैर है, किसी बड़े डायनासोर वगैरह का पैर का निशान भी चट्टानों में हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद सवाल क्या पैदा होता है कि अच्छा ठीक है, जीवाश्म मान लो मिल गया, आप ढूंढ रहे थे, आपको आपके घर के पीछे कहीं खेत में आपने खड्डा खोदा, वहां पे एक अलग से जानवर की हड्डी मिल गई, पता नहीं इंसान की मिली कि पता नहीं किसकी मिली, लेकिन मिल गई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कितना पुराना है, वो कब कितना पुराना है ना। तो उसके लिए दो हमारे पास में विधियां हैं, दो तरह से हम पता कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है। पहली है खुदाई या सापेक्ष विधि जिसको बोलते हैं, दूसरी है हमारे पास में फॉसिल डेटिंग या इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। बहुत सिंपल सी बात है, खुदाई तो आप समझ ही गए होंगे, फॉसिल डेटिंग अभी मैं आपको बताता हूं। वैसे खुदाई के लिए हमें बुक में ये चीज दे रखी है, देखो देख के समझ जाओगे आप। जैसे मान लो कि है ना 10 करोड़ साल पहले की बात करते हैं, तो समुद्र के तल पर कुछ अकशेरुकीय, मतलब कुछ एक अकशेरुकीय जीव थे, नॉन वर्टिब्रेट्स जिनको बोलते हैं हम लोग, वो थे इनवर्टिब्रेट्स। तो वो रेत में क्या हुआ, दब गए, मृत्यु हुई तो उनकी। तो धीरे धीरे और अधिक रेत इकट्ठी होती गई उसके ऊपर, और अधिक दाब के कारण चट्टान बन जाती है, उसके ऊपर एक चट्टान जैसी बन जाती है। ये दब गए यहाँ पे सारे, फिर यहाँ एक चट्टान बन गई, ये देखो ये नीचे चट्टान बन गई। फिर क्या हुआ, कुछ मिलियन वर्षों बाद, मतलब लाखों 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 साल बाद कह रहा है, मतलब कह रहा है 40 लाख साल बाद, ऐसे इस क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर मर गए। ये डायनासोर पड़ गया इधर, और फिर उनका शरीर भी मिट्टी में दब गया, और ये मिट्टी दबकर चट्टान बन जाती है, फंस गया सब कुछ अंदर। तो कुछ एक चीजें तो क्या डिकम्पोज हो जाती हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ एक जीव तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक खत्म नहीं होते और वो फॉसिल बना देते हैं जो सुरक्षित रहते हैं उसमें। ये देखो जैसे यहाँ एक और परत बन गई, ये डायनासोर बन गया, यहाँ पे मर गया, फंसा हुआ है अंदर। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं हम लोग कि इसके कुछ और मिलियन वर्ष बाद इस क्षेत्र में घोड़े वोड़े आए, और वो घोड़े भी कुछ हुआ ऐसा, भूकंप आया, कुछ बाढ़ त्रासदी आई, मर गए, वहां पे दब गए मिट्टी में, उनके ऊपर और परत बन गई। तो काफी समय उपरांत हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मिट्टी उग गई, घास वास उग गया, जंगल उग गया, लेकिन हमारे कुछ एक साइंटिस्ट आ रहे हैं, हट जाओ अभी हम खुदाई करके देखेंगे, यहाँ पे फावड़ा गेती उठाए चालू हो गए। तो पहले खोदेंगे तो उनको घोड़ा मिलेगा, घोड़े का कंकाल मिलेगा, फिर और खोदेंगे, फिर उसका मिल जाएगा, फिर और खोदेंगे, फिर और जीवों का कंकाल मिलेगा। तो जो पहले मिला वो रिसेंट है, बोले अरे थोड़ा पहले ये मरा होगा। वो जो और नीचे मिला, बोले अरे ये तो उससे भी पुराना है, और जो नीचे मिला बोले ये तो उससे भी तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, बच्चा भी बता देगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला, सापेक्ष विधि। बोले जैसा दिख रहा है वैसे, पहले मिला बोले थोड़ा टाइम पहले मरा होगा, फिर उसके बाद मिला बोले उससे थोड़ा टाइम और पहले मरा होगा, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि कब, कितने साल पहले, ये नहीं बता पा रहे। तो उसके लिए हमारे पास में दूसरा मेथड है, जो कि क्या मेथड है मैं यहां पर लिख करके बताता हूं आपको। फॉसिल डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग जिसको कह रहे हैं हम लोग, जो कि क्या है, जिसको कार्बन डेटिंग भी हम लोग बोलते हैं। ध्यान देना इस पर ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्यूचर में पढ़ाया जाएगा आपको। तो कार्बन डेटिंग है क्या, कि मैं आपको बताता हूं।
हमारी प्रकृति से ये शुरू होता है। ये आपकी बुक में ज्यादा नहीं दे रखा, थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ उतना सा ध्यान रखो कि कार्बन 14 हमारे पास में एक तत्व होता है। कार्बन वैसे हम सबको पता है कि कार्बन 12 हम लोग बोलते हैं, या जो कार्बन है उसका जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 6 होती है। और इसमें अगर 6 न्यूट्रॉन है तो 6 और 6 मिलकर के 12 हो जाता है। लेकिन एक और हमारे पास में कार्बन का परमाणु होता है जिसकी जो हम परमाणु संख्या लिखते हैं, वो परमाणु क्या द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, वो 14 लिखते हैं हम लोग। तो कार्बन 14 हम इसको बोलते हैं। तो अच्छा, ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन का जो संख्या है या जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो बदली हुई है। प्रोटॉन की तो खैर नहीं कहेंगे, हम कह रहे हैं चलो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें बदली हुई है, इसको हम लोग कार्बन 14 इसलिए बोल रहे हैं। अब ये बन कैसे रहा है? ये बन रहा है प्रकृति में, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस पर जो कॉस्मिक रेज पड़ती हैं, बाहर से जो आने वाली किरणें पड़ती हैं, उनमें ऊर्जा होती है, वो उसको तोड़ देती हैं और उससे कार्बन 14 बना देती हैं। अब होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हर चीज में है, हमारे शरीर में है, गाय के शरीर में है, घास में है, कीड़े के शरीर में है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज में है, हर जगह पर है, लकड़ी में है, हर जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के कंपाउंड्स अलग अलग तरह के मौजूद हैं। तो अब क्या है, इनका एक रेशो है, हर जगह पे क्या है, इनका कुछ ना कुछ अनुपात फिक्स है। जैसे मैं उदाहरण के लिए इस अनुपात जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल भी सीरियसली ना ले, केवल बहुत एकदम बच्चे की तरह अगर अपन समझने की कोशिश कर लें, तो मान लो हमें कोई जीव मिला और उसके जीव की कोशिका में हमने देखा जब वो जिंदा है ना, तो उसकी कोशिका में कुछ एक कार्बन 12 के परमाणु हैं और कुछ एक कार्बन 14 के परमाणु हैं। तो मान लो इसको हम कह रहे हैं A और इसको हम कह रहे हैं B। तो हम देख ऐसे रहे हैं कि कार्बन 12 जो है मान लो वो वाले हैं 500 और कार्बन 14 जो है मान लो वो वाले हैं 100। तो A/B का अनुपात क्या हो गया, या 100 मान लो या 50 मान लो, जो मानना है मान लो, चलो 100 ही मान लेते हैं, मान लिया तो अपने। तो A/B का अनुपात ये हो गया हमारे पास में, जब वो कब जीवित है, जब वो जीवित है। तो अब क्या होता है, हर एक परमाणु की कुछ ना कुछ क्या होती है, हाफ लाइफ होती है। हर एक की नहीं होती, वैसे रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनकी हाफ लाइफ है हमारे पास में। तो हाफ लाइफ, वैसे ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, वापस लिख देते हैं। हाफ लाइफ या आधा जीवन इसको कह सकते हैं अपन लोग, हाफ लाइफ। तो कार्बन 14 जो है उसकी हाफ लाइफ कितनी है वो देखो आप। कार्बन 14 की हाफ लाइफ होती है लगभग 5730 वर्ष। समझना कैसे, हम वैसे अनुपात पर ही सारी बातें होती है, लेकिन मैं आपको यहां पर चलो एक और आइडिया दे रहा हूं कि मान लो आपको कोई चीज, कोई हड्डी है पृथ्वी के अंदर से मिली इस तरह से, तो इसके किसी परमाणु में आपने देखा कि कार्बन के कुछ एक अणु मौजूद हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जब ये जिंदा था तो इसमें मान लो 100 परमाणु थे इस हड्डी में। 5730 साल बाद क्या होगा, इसमें जो है आधे हो जाएंगे, हाफ लाइफ ना, आधे हो जाएंगे। 100 के कितने हो जाएंगे, 50। फिर उतने और साल बाद, मतलब 5730 और, मतलब कितना हो गया, 10,1460 साल बाद। मैं लिखता हूं एक बार के लिए, 10,1460 साल। यार अब लिखना पड़ेगा क्या इसमें, क्या मिटाने के लिए यहाँ इरेजर लेना पड़ता है, बड़ी समस्या वाली बात है। इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। कितना है, 5730 और 5730, तो ये हो गया 10,000, 11,000 जो है 460 वर्ष ये हो जाएंगे लगभग। तो इतने वर्षों के बाद में जो है इस हड्डी में जो कार्बन के परमाणु बचेंगे, कार्बन 14 के, वो बचेंगे 25। तो अब अगर हमें ये पता था कि मान लो इसमें 25 है, अब भी हमने देखा इस हड्डी को जब मिली तो 25 है, और अगर हमें ये पता हो कि इसमें असल में जब ये जिंदा था तो 100 थे, तो हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने साल पुराना है ये।
अगर 100 थे तो 5730 साल में 50 हुए होंगे, और फिर उतने ही 11460 साल में 25 हुए होंगे। और ऐसा हम लोग तय करते हैं अनुपात को देख करके, कार्बन 12 के और कार्बन 14 के, क्योंकि लगभग हर चीज में कार्बन का अनुपात फिक्स है, कार्बन 12 का और कार्बन 14 का। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कार्बन डेटिंग के बारे में। लेकिन इसकी जो सीमा है, जो लिमिटेशन है, वो ये है कि ये लगभग 50,000 साल तक की हमारे को बता पाता है, उससे ज्यादा का फिर हमको हेल्प नहीं मिल पाती इससे। कोई बात नहीं, इतना तो पता कर पाते हैं कि जो 50,000 साल पहले तक पृथ्वी पर जिंदा था उसके बारे में पता कर लेते हैं अपन। लेकिन इसके अलावा कुछ और रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, हजारों साल होती है, लाखों साल भी हो सकती है, मतलब लाखों तो हाँ लेकिन काफी ज्यादा होती है। तो उनकी सहायता से फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो और ज्यादा पता करते हैं बाकी चीजों के बारे में कि वो कितनी पुरानी हो सकती है। तो ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, ये भी समझ लिया अपन ने। अब हम समझ रहे हैं कि विकास के चरण क्या हैं। तो चलो बस अब कंक्लूजन की तरफ ही है अपन। फिर हमसे बस एक बुक में जो जो टॉपिक दे रहा है मैं उन सबको ले रहा हूँ। एक टॉपिक दे रहा है कि यार विकास के चरण क्या रहे होंगे, विकास के संबंध स्थापित कर लिए, अंगों के बारे में समझ लिया, जीवाश्म के बारे में समझ लिया, जीवाश्म निकालेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कितना पुराना है, ये समझ लिया अपन ने, सब कुछ समझ लिया। फिर कह रहे चलो एक बार ठीक है देख लो विकास के चरण क्या क्या हो सकते हैं। बोले यार बहुत सिंपल है, देखो जटिल अंगों का जो विकास है ना वो क्रमिक रूप से होता है, धीरे धीरे होता है, अनेक पीढ़ियों में होता है, बहुत सारी पीढ़ियों में होता है। उदाहरण भी आपको दिखा देंगे। दो तरह से वो विकास होना संभव है। पहला है प्राकृतिक वर्ण से। प्राकृतिक वर्ण के बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसके अंग जो है जीव को पर्यावरण में रहने के लिए ज्यादा फायदा देते हैं वो फिर ज्यादा जिंदा रहता है जीव, और बाकी जिसके नहीं फायदा मिलता है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे उदाहरण के लिए पर मतलब पंख की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पर जीवों के शरीर पर पहले क्यों आए होंगे कि यार ठंड में उनको गर्मी दें, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ एक जीवों ने क्या किया, उन पंखों का उपयोग उड़ने के लिए करना चालू कर दिया। तो ऐसे ही पर जो है ना काफी सारे डायनासोर के शरीर पर भी थे, जो हमें फॉसिल में हो सकता है पता चला। तो अब हमें क्या देखने को मिला कि वो डायनासोर और जो पक्षी हैं वो आपस में रिश्तेदार हो सकते हैं पुराने टाइम में, लेकिन भले ही डायनासोर उड़ते नहीं है, पक्षी उड़ते हैं, लेकिन रिश्तेदारी ज्यादा है ना। विकासीय संबंध में हमको ये बात पता चली। फिर उसके अलावा एक और तरीका है कृत्रिम चयन। एक तो जो है प्रकृति चुने किसी को, एक आजकल ये भी है कि मानव बीच में टांग अड़ा देता है ना खुद की, और खुद चुन लेता है कि नहीं नहीं ये चीज जिंदा रहनी चाहिए, इसको ऐसे बदल जाना चाहिए, इसको ऐसे बदल जाना चाहिए। तो वो है हमारे पास में क्या, कृत्रिम चयन। तो कृत्रिम चयन से भी क्या होता है, विकास संभव है। अभी दिखाते हैं आपको उदाहरणों में कैसे। ये उदाहरण बुक में दे रखे हैं। जैसे ये जीव है प्लेनेरिया, इसके बारे में अपन जनन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, पढ़ चुके हैं वहां पर जनन वाले चैप्टर में। और इसके आंख, मतलब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारी वेराइटीज होती है, लेकिन इसमें एक आंख ऐसा भी होता है प्लेनेरिया जिसके आंख जैसा कुछ बिंदु होता है। अब ये बिंदु क्या है, ये बिंदु प्रकाश के लिए संवेदनशील है। पूरी आंख नहीं बोल सकते इसको आप, लेकिन जहां लाइट होती है ना वहां इसको पता चल जाता है कि लाइट है। तो ऐसे ही तो आंख का विकास हुआ है ना। समझो पानी में रहने वाली मछलियां हैं, उनकी आंखों का शेप अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। हमारी आंखों का जो है संरचना अलग है। जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी आंखों की संरचना अलग है, या पक्षी जो हैं या घोड़े गधे जो हैं उनकी आंखों की संरचना अलग है। तो सबकी आंखों का विकास जो है वो अलग तरह से हुआ है। लेकिन शुरू कैसे हुआ होगा अगर हम इस बात को सोचें। मान लो ये जो प्लेनेरिया जैसा कोई जीव है, कीट है छोटा सा, ये मान लो आपका पानी में रहता होगा करोड़ों साल पहले। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब पानी में जीवन बन रहा था, हम इंसान कुछ नहीं थे पृथ्वी पर, पहला जीवन कहते हैं पानी में बना होगा। तो वहां से जब ये जीवन बन रहा था पानी में, तो क्या हुआ होगा कि ना बड़े जो कीट हैं वो इन छोटे छोटे कीटों को खा जाते होंगे, या ये भूखे मर जाते होंगे ऐसे जीव छोटे छोटे, क्योंकि आंखें भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके अंदर एक ऐसी संवेदना आती गई, ऐसी फीलिंग आती गई कि प्रकाश की तरफ एक खिंचते गए, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं या जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली चीजें हैं वो सब पानी की तरफ, सतह की तरफ है जहाँ धूप आती है। तो ये खसकते गए उसकी तरफ, और कुछ एक हिस्सा ऐसा डेवलप होता गया इनके शरीर में जो प्रकाश को सेंस कर पाता है, और धीरे धीरे वो हिस्सा किस में बदल गया, आंख में बदल गया। फिर ऐसे अलग अलग जीव बने हैं। तो इस तरह से अलग अलग जीवों ने खुद को बचाने के लिए अलग अलग अंगों का उनमें प्राकृतिक चयन हुआ, ऐसा कह रहे हैं वैज्ञानिक लोग अपने को। फिर उसके अलावा देखो ये ड्रोमोसोर परिवार का एक डायनासोर है, और डायनासोर पर हमें क्या दिखा रहे हैं, यहाँ परों का विकास दिखा रहे हैं। तो देखो डायनासोर की इन अस्थियों पर अगर अपन ध्यान से देख रहे हैं ना,
तो हमें ये कुछ पंख के जैसे आकार मिल रहा है। जैसे यहाँ देख रहे हो ना आप, इसको देखो यहाँ दिखा रखा है अपने को, ये जीवाश्म में मिला है, ये पंख जैसे बने हुए हैं यहाँ पे। तो हमें उससे क्या पता चल रहा है कि यार डायनासोर के भी पंख थे, वो उड़ नहीं पाते थे, बात अलग थी, या उनमें से कुछ उड़ भी पाते थे, ऐसी बात अपन कह रहे हैं। फिर इतना अगर अपन ने समझा तो एक उदाहरण अभी तक जो देखे वो तो प्राकृतिक वर्ण के उदाहरण थे, लेकिन अब जो उदाहरण देख रहे हैं वो किसके उदाहरण है, ध्यान दो यहाँ पर। ये है कृत्रिम चयन के, जिसमें इंसान ने अपनी टांग अड़ाई। तो जैसे 2000 पहले इंसान क्या करता था, जंगली गोभी की बात हो रही है किताब में, को एक खाने वाले पौधे की तरह उगाता था, फिर चयन से उस जंगली गोभी में से अलग अलग चीजें इंसान ने उगाई। ये यहाँ लिखा हुआ है देखो, कुछ किसान पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे क्या बनी, हमारे पास में पत्ता गोभी बनी, खाते ना अपन, कैबेज, कॉलीफ्लावर है गोभी, तो जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि को रोकना चाहते थे, तो ब्रोकली बनी। ब्रोकली तो मेरे को तो पसंद नहीं है, हरी हरी होती है, एकदम अजीब सी, दिखाते हैं अभी आपको। अथवा बंदे पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई, जो हम लोग खाते हैं। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया, ठीक है, अतः गांठ गोभी बनी। हमारे यहाँ तो नहीं मिलती भाई गांठ गोभी, तुम्हारे यहाँ मिलती तो पता नहीं। कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों को पसंद किया तथा केल बनी उससे। तो ये किताब में अपने को फोटो भी दे रखी है, देखो यहाँ पे। जंगली गोभी इस तरह की हुई करती थी, गांठ गोभी वो रही, फूल गोभी ये अपने यहाँ मिलती है, अपने यहाँ पे मस्त। ब्रोकली मिलती है, मेरे को पसंद नहीं। गोभी ये मिलती है, ये पत्ता गोभी अपनी जिसको बोलते हैं अपन। और वैसे ही लाल गोभी भी होती है, और लाल गोभी तो इंडिकेटर भी है, अपन पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। वो जो अपन एसिड बेस इंडिकेटर्स देखते हैं ना, वो उसमें भी काम में लेते हैं इसको। और केल भी यहाँ पर है हमारे पास में, केल भी आपको बाजार में मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंसान अपनी टांग नहीं अड़ाता तो क्या इतने तरह की गोभी बनती? सवाल अच्छा है ना मेरे दोस्त। तो इसको हम बोल रहे हैं कृत्रिम चयन। मानव ने टांग अड़ाई और चयन करा दिया। जैसे मानव बहुत जगह टांग अड़ाता है अभी, शेर का, और वो होती है ना यार, वो लायन होता है और एक टाइगर होता है। तो क्या कह रहे हैं, एक अपना क्या होता है, देखो लायन होता है और एक होता है टाइगर। वो इंसान क्या करता है, टांग अड़ा करके दोनों का बच्चा पैदा करवा देता है। तो इंसान बहुत टांग अड़ाता है आजकल। हालांकि वो फिर जननक्षम नहीं होते, वो बच्चे जो पैदा होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, बड़ी समस्याएं रहती है उनके साथ में भी। तो इंसान टांग अड़ाता है, यहाँ उसका टांग अड़ाना सक्सेसफुल हो गया, आज अपन फूल गोभी खा पा रहे हैं इसी बहाने। फिर उसके बाद क्या है, निष्कर्ष। फाइनली खुशी वाली बात है, तालियां वालियां बजानी चाहिए, डांस वांस करना चाहिए आप सभी लोगों को। अपन पहुंच गए हैं निष्कर्ष पे। एक एक लाइन की चर्चा करनी है यहाँ पर अपने को। अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरा पार्ट समझ में आ गया, नहीं आया तो वापस से जाकर के देख लेना पूरा पार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये पीडीएफ में आपको फिर याद दिला दूं, मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर और अपनी एप्लीकेशन पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो क्या कह रहे हैं, निष्कर्ष क्या है, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। विकास का मतलब ये नहीं है कि तरक्की हो रही है। विकास का मतलब ये है कि यार मान लो प्राकृतिक वर्ण हो गया कल को किसी की एक और अंगुली निकल करके आ गई यूं ही टेढ़ी मेढ़ी, और किसी का आनुवंशिक अपवाद हो गया। अब वो जरूरी नहीं है वो फायदा दे, तरक्की हो उससे जीव की, लेकिन हाँ पॉसिबल है। जैसे अभी यहाँ पर अपने को बुक में दे रखा है कि ना, बताता हूँ मैं आगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि नई स्पीशीज के उद्भव के लिए पहली स्पीशीज मर जाए, गायब हो जाए, ये सब पर्यावरण पर निर्भर करता है। जैसे अगले पॉइंट में हमें यहाँ नीचे क्या समझाया हुआ है, इस वाले 4th वाले पॉइंट में, कि ऐसा सत्य नहीं है, देखो ये हमारी किताब में लिखा हुआ है, ऐसा सत्य नहीं है कि मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ। लेकिन मानव और चिंपैंजी दोनों के जो पूर्वज थे, दादा परदादा जो थे बहुत पुराने लाखों साल पहले, वो हो सकता है कि सेम ही रहे हों और वो अलग अलग हो गए, और उनमें से किसी का विकास ऐसे हुआ कि वो इंसान बन गए और किसी का विकास ऐसे हुआ कि वो चिंपांजी रह गए। आई बात आपको क्लियर हुई? मैं बोल रहा था ना आपको आंसर मिलेगा, तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है उसका हमारे पास में। फिर यहाँ पर एक ये भी लिखा हुआ है कि ये भी जरूरी नहीं है कि जो विकसित हुई नई पीढ़ी है ना, जो नई स्पीशीज है, वो अपनी पूर्वज स्पीशीज से बेस्ट हो, उत्तम हो। ये तो केवल प्राकृतिक वर्ण पर और आनुवंशिक अपवाद के संयुक्त प्रभाव पर निर्भर करता है कि जो नए सदस्य हैं वो कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज और समझाई हुई है बुक में ध्यान देने वाली, कि जैसे बैक्टीरिया है हमारे पास में, यहाँ लिखा है देखो 4th पॉइंट में हमने, भाई अगर तरक्की का मतलब ये है विकास हो रहा है और उसमें तरक्की हो रही है,
तो अगर उसका मतलब ये है कि जो शरीर है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जैसे कि इंसान का जो शरीर है ना, इस दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है आज तक। दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दिल को समझो तो पूरा बचपन से पैदा होने से लेकर के मरने तक धड़कता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है इंसान की। और दिमाग तो जो दिया है उसके बारे में पूछो ही मत, सब बना दिया कंप्यूटर एकदम। तो इंसान का दिमाग, तो क्या कह रहे हैं, हमारे लिए मन में एक हो सकता है कि विकास हो रहा है, इसका मतलब है कि हम और बेहतर होते जाएंगे, कल को और होशियार हो जाएंगे अपन। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि काफी सारे विषम जीव भी गायब हो गए, पृथ्वी से विलुप्त हो गए, मर गए, प्रकृति में एडजस्ट नहीं कर पाए। जबकि अगर हम देखें सबसे सिंपल जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे पास में यू बैक्टीरियाज हैं अलग अलग, वो करोड़ों अरबों सालों से पृथ्वी की शुरुआत से लेकर अब तक पृथ्वी पर है, जिंदा है। तो कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये नहीं कि बेहतर हो गए, या विकास होने का मतलब ये नहीं है कि प्रगति हो गई, बेहतर हो गए, ऐसा नहीं मानना है। विकास बस हो गया तो हो गया, बाय चांस हो सकता है वो प्रगति में काम आया, नहीं तो नहीं आया, कोई बात नहीं। ऐसे जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। जैव विकास का मतलब विविधताओं की उत्पत्ति और प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। जैव विकास में प्रगति की यदि कोई प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है तो वो है समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प में जटिलता में वृद्धि। भाई जैव विकास में अगर प्रगति हो रही है तो कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है, या ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि हाँ, शारीरिक शरीर जो है जीव का वो जटिल होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जैसे कि हमें। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि उससे प्रगति हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया। ये लास्ट टॉपिक हमें दे रखा है, केवल ये एक ही पेज है। अब आपको टेंशन नहीं लेना, मैं भी बोल बोल के पानी पीने का मन कर रहा है, लेकिन चलो खत्म करके ही पीते हैं फिर पानी। बहुत छोटा सा पॉइंट है, मानव विकास। ये हमें इसलिए दिखा रखा है कि ताकि हम रेसिज्म ना करें, या होता है ना रंग भेद ना करें। आपने गांधी जी के लिए भी पढ़ा होगा, रंग भेद नीति का विरोध किया था साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने, फिर यहाँ पे हीरो बन गए थे वो हमारे सबके। तो क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि मानव विकास भी समझ लेते हैं ताकि आप लोग रंग भेद ना करो। बे मानव विज्ञान, मानव विकास का अध्ययन हम कैसे करते हैं? उत्खनन से करते हैं। मानव विकास का अध्ययन हम कैसे करते हैं? देखो, उत्खनन, खनन करके पहले जैसा कैसे था इंसान, बड़े सर वाला था, छोटे वाला था, नर्मदा मैन था, अलग अलग ऐसे फॉसिल्स मिले हैं हमें। या समय निर्धारण या डीएनए का सीक्वेंस चेक करके, ये एक नई टेक्निक है विज्ञान की, और जीवाश्म आदि भी हमें मिलते ही हैं। तो क्या हो रहा है कि इस धरती पर मानव के रंग रूप आकृति में अत्यधिक विविधताएं दिखती हैं। कुछ हमें कहाँ का दिख रहा है, अमेरिका वाले अलग दिख रहे हैं, यूरोप वाले अलग दिख रहे हैं, फ्रांस वाले अलग दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़े अलग हैं, इंडिया वाले अलग है, चाइना वाले ऐसे लगे पड़े हैं, है ना। तो यहाँ अपने भी देश में अगर अपन पूर्वांचल के जो स्टेट्स पे जाते हैं तो उनकी आंखें छोटी छोटी हैं, कद थोड़ा कम है। यहाँ ऐसी बात है, इधर आओ नॉर्थ में तो लोग सुकर को घूमते हैं एकदम यूं करके, साउथ में जाओ तो थोड़ा फिर रंग अलग हो जाता है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बात क्या है कि सभी जो इंसान है धरती पर, उनका सभी का उद्भव कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से हुआ है। किताब में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जो है आधुनिक मानव की स्पीशीज है उसको हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं। और सबसे पहले जो इनके सदस्य हैं उनको हम लोग कहाँ जोड़ सकते हैं? अफ्रीका में। डिस्कवरी पे या इन चैनलों पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी इस पर बना रखे हैं, आप कभी देखना चाहो तो देख सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि वो निकले थे वहाँ से, फिर वो चले खाने वाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। फिर 2 ग्रुप बन गए होंगे, अक्ल आई होगी तो बोले यार आधे इधर चले जाओ, आधे इधर चले जाओ। पता चले कुछ कहीं मर गए, कुछ कहीं मर गए, लेकिन कुछ वापस आ गए। कुछ पता चला तो लैंड पार करके कहीं और पहुंच गए। कुछ पता चला एशिया की तरफ आ गए, कुछ यूरोप की तरफ चले गए, कुछ फ्रांस की तरफ चले गए, कुछ इधर आ गए अपने भारत आ गए, या भारत में फिर कुछ अफ्रीका पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। बहुत सारी बातें, कुछ वापस चले गए। लेकिन जहां जहां फिर वो रहे, जिन जिन इलाकों में रहे, उसके हिसाब से उनके शरीर में परिवर्तन आए। फिर उनके जो और संतानें पैदा होती गई, तो जिसको फायदा मिला, प्राकृतिक चयन हुआ, वो जिंदा रहते गए। तो इस तरह से इंसानों का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अगर हम देखें ना, तो आनुवंशिक आधार पर काले किसी इंसान में, गोरे किसी इंसान में, सांवरे किसी इंसान में, भूरे किसी इंसान में कोई फर्क नहीं है। बौने में, लंबे में, नाटे में या अलग बोलने वाले में कोई फर्क नहीं है। अंग्रेजों ने इतने सालों तक दुनिया भर पर राज क्या बोल करके किया? व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। बोले तो सफेद जो आदमी है ना, अंग्रेज जो है, उसको भगवान ने बोला है कि जाओ, ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, ये गधे गंवारे घोड़े जो हैं, लोग, इनको सिखाओ।
ऐसा वो बोलते थे, हमें बेवकूफ बनाते थे, हमें बेवकूफ बोलते थे। वो कहते थे हमको भगवान ने भेजा, जैसे भगवान से लेटर साइन करवा के आए थे बेवकूफ लोग। समझ रहे हो इस बात को? तो इस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर राज किया रंग भेद नीति की सहायता से। तो आज भी अगर हम हमारे देश में रंग भेद करें या किसी और तरह का भेदभाव करें हमारे देश में, फिर वो प्रथा कैसे चलती आई? जाति पाति के रूप में, कि ये तो कम जाति वाला है, ये तो बड़ी जाति वाला है, ये तो फला फला है, ये तो ऐसा है वैसा है। तो ये भी आज तक भी चल रहा है, शर्म वाली बात है। तो विज्ञान के टॉपिक में भी लास्ट में ये डालना ही पड़ा उनको कि बेवकूफों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे इस ग्रह पर अलग अलग स्पीशीज में हम देखते हैं अलग अलग जानवर हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है, वैसे ही इंसान की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कोई खास नहीं है कि बस चलो वो आधे लोग राज करेंगे और आधे दास बन करके घूमेंगे। तो फाइनली इसके साथ मैं इस चैप्टर को खत्म कर रहा हूँ और ये PDF आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे और वीडियोस में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो नए नए वीडियोस आ रहे हैं उनको भी अपने दोस्तों तक बिल्कुल भी पहुंचाना मत भूलना। कोई भी क्वेश्चन हो तो दिए गए नंबर्स पर आप लोग बेझिझक कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। फिर चलिए बाय बाय।